जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं चैप्टर 1 का ही, भूगोल का है, जो कि अगले वीडियो में आपका जो छोटा सा परिचय मिला था। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो इससे पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्रजापति आर्ट्स कोचिंग पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस टॉपिक में शुरुआत करने जा रहे थे। कल जो है किसे अभी तक हमने टोटल थोड़ा परिचय देख लिया था। दो वैज्ञानिक ऐसे हुए जो मानव के भूगोल के ऊपर सिद्धांत दिए। पीछे आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा, जिसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्या क्या थे, क्या क्या प्राकृतिक में और मानव में क्या क्या संबंध है। आज हम लोग उसका डिटेल देखेंगे। और कोई वैज्ञानिक हुए, बोले कि बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत दिए, उसमें से एक और प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिसने अपना सिद्धांत दिए थे। उसी सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे प्राकृतिक में क्या है और मानवता मानवीकरण क्या है। इस टॉपिक को आज हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर खत्म कर लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में देख लिए थे कि भूगोल का मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेगजेल कहा गया था। उन्होंने कहा था जो प्राकृतिक में चेंजिंग हो रहे या मानव में जो चेंजिंग हो रहा है प्राकृतिक तौर पे, उसे लोग मानव भूगोल कहते हैं। और उन्हीं के जो शिष्य हुए जो अमेरिका के भूगोल करता हुए ईसी सिंपल ने उन्होंने अपने ही ग्रुप को अपने तर्क अपने। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था पॉल विडाल डी ला ब्लासा। क्या था? पॉल विडाल डी ला ब्लासा ने कहे कि हमारी पृथ्वी, ध्यान रखिए क्या है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम, किसका? भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित, क्या अधिक संश्लेषित ज्ञान के उत्पन्न संकल्प ही मानव भूगोल कहलाता है या मानव भूगोल है। तो हम लोग देख ले कि जो जो परिवर्तन जो है मानव द्वारा प्राकृतिक में आ रहा है या प्राकृतिक द्वारा मानव में आ रहा है, वो सभी को हम मानव भूगोल कहते हैं। हर एक वैज्ञानिक अपना अपना तर्क दिए अपने अपने अनुसार। लेकिन जो दो रीजन माना जाता है, जिसका था फ्रेडरिक रेगजेल का और एक है इनका पॉल विडाल डी ला ब्लासा का। और इसके बाद है मेन टॉपिक हमारा है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है और प्राकृतिक का मानवीकरण क्या है। यह दो टॉपिक ऐसा मेन टॉपिक है जो हर बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम पूछता है 5 नंबर का, या जो है सब्जेक्टिव आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा कि बताइए कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है और प्राकृतिक का मानवीकरण क्या है। चलिए उसी दो टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, इस चैप्टर में आप लोग का मेन 4 से 5 पॉइंट बच गए, उसके बारे में हम लोग बात चर्चा करते हैं। पहला क्या है? मानव का प्राकृतिकरण। पहला क्या हो गया? मानव का प्राकृतिकरण पढ़ेंगे। क्या है मानव का प्राकृतिकरण? उसके बाद है विश्वयावाद क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे प्राकृतिक का मानवीकरण क्या है। पहला पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण, उसके तीसरा पढ़ेंगे प्राकृतिक का मानवीकरण है क्या। उसके बाद आएगा संभावनावाद। क्या पढ़ेंगे? संभावनावाद। क्या पढ़ेंगे? संभावनावाद। उसके बाद आ गया नव निश्चयवाद संकल्प की व्याख्या क्या है। या 4 या 5 टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लाइक और शेयर नहीं है। फटाफट आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या करिए? लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपके जो दोस्त है आर्ट्स लिए वो भी अपना इस चैनल के माध्यम से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाई है कर सके। क्योंकि हम जानते हैं हम और आप सभी गरीब किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। कोई अमीर खानदान के परिवार का नहीं है कि हमारे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, है कि नहीं। हम जानते हैं हमारे छोटे छोटे भाई बहन है जो गरीब परिवार किसान परिवार से घर बिलोंग करते हैं। उसलिए बताया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक लाइक करना है, एक शेयर करना है, बस कुछ नहीं। इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन टीचर नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे हमें कुछ दे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पढ़ रहे हैं तो फटाफट लाइक कीजिए। उसका हम लोग शुरुआत करते हैं मानव का प्राकृतिकरण क्या है। चलिए चलिए आगे जो हम लोग बात कर लेते हैं किसे मानव के प्राकृतिकरण। क्या बात करते हैं? मानव के प्राकृतिकरण को। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। क्या कहते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेकर चलेंगे बबली लोग या बबुआ लोग, तो ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्या एग्जाम में आपको हिंदी चाहे इंग्लिश कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आपको मालूम है, हमको मालूम है, हमको यार मालूम इंग्लिश हिंदी दोनों पूछता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों याद रखने की आदत डाल लीजिए। क्या है? देखिए, मानव का क्या लिखा है? मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही मानव के प्राकृतिकरण कहलाता है। मानव को क्या है? प्रकृति के अनुसार, जो मानव प्रकृति के अनुसार, जब प्रकृति ठंडा है मानव उस मौसम में ढाल लिया, उसे ही कहते हैं मानव के प्राकृतिकरण। ठीक है, मानव जो है प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है उस वातावरण में, उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण तो हम समझे टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज समझते हैं। टेक्नोलॉजी से हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। ठीक है, वही लिख रखिए पहला पॉइंट। इसका 4 पॉइंट लिख दिए, जिसमें आपका चारों पॉइंट जो है मेन है। एग्जाम में पूछता है कि मानव के प्राकृतिकरण को समझाए, तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपसे आराम से नंबर मिल जाएगा। क्या पढ़े? उदाहरण में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी किसी समान के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। क्या स्तर की सूचक होती है? मानव प्रकृति के नियम को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। यदि हम इस प्राकृतिक वातावरण को नहीं समझ पाते तो क्या मानव आज के समय टेक्नोलॉजी का यूज कर, अलग अलग संसाधन का यूज कर, क्या कर पाता? नहीं कर पाता। इससे पहले क्या है, मानव के प्रकृति को समझना, उसके बाद उस टेक्नोलॉजी के अनुसार चलना। ठीक है, पहला समझ। दूसरा पॉइंट क्या है? जब प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न निर्माण हो रहा था, क्या निम्न का निर्माण हो रहा था, तब मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। जैसे इसका निर्माण हो रहा था तो प्रकृति के अनुसार जो है अपने आप को ढालने के लिए, उस वातावरण में ढालने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण की निश्चयवाद कहा गया है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाद। जब निश्चयवाद टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझ लेंगे कि आखिर
निश्चयवाद है क्या, ठीक है। जैसे याद रखिए निश्चयवाद से पर्यावरण को कहते हैं। उसके बाद क्या है, यह पर्यावरण को नुकसान किए, क्या यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। यह पर्यावरण को बिना ही नुकसान या हानि पहुंचाए समस्या को सुलझा देती है। मनुष्य का प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे, क्या है मनुष्य इसमें क्या प्राकृतिक रूप से भी इसके ऊपर निर्भर रहते थे। तो इसी तीन को पॉइंट उठाए थे समझने के लिए। तो ये इसी तरह से मानव के प्राकृतिकरण हुआ, ठीक है। समझ आया प्राकृतिकरण क्या है, कि जिस प्रकार उसी मनुष्य जो है अपने आप को उसी वातावरण ढाल लेना ही मनुष्य के प्राकृतिकरण हुआ, ठीक है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे जा रहे आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए हमने बताया था कि निश्चयवाद क्या है, उस बताए थे। देखिए हम चलते हैं निश्चय क्या है। तो देखिए यह पुरानी विचारधारा है, जिसके अनुसार क्या है, सबसे पुरानी विचारधारा है। यह हम बताए निश्चयवाद 18वीं सदी की हम बताए, कब बताए 18वीं सदी की हम बात बता रहे हैं, समझे। वो आज का नहीं, मानव भूगोल जब बताया 18वीं सदी, लगभग महज 21वीं सदी चल रही है, तो 2 सदी पीछे, 2-3 सदी पीछे हम बात बता रहे हैं। तब किस प्रकार के संबंध हुआ करता था पर्यावरण और प्राकृतिक का मानव किस प्रकार, उसे क्या लिखा है, भौगोलिक संचार, क्या है भौगोलिक संचार भौगोलिक संरचना, वायुमंडल हो गया, वनस्पति और जीव जंतु पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये क्या है, भौगोलिक संरचना जो है वायुमंडल हो गया और जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया और जितने जीव जंतु सब क्या पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ये तो हम सही कहते हैं। और यही पर्यावरण का समाज, राष्ट्र, सांस्कृतिक, जीवन शैली, विकास इत्यादि का भी नियंत्रण करता है। यही लोग जो है क्या समाज, विकास, जीवन शैली, राष्ट्र, संस्कृति का निर्माण करता है या नियंत्रण करता है। चलिए पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता है, इस अवस्था में मानव जो है प्रकृति की सुनता है। उस समय घटना होता है, आपने महाभारत में उस अर्जुन का वीडियो देखे हुआ कि जितना उसके भाई जब पानी पीने जाता है, बिना अनुमति लिए पानी ग्रहण कर लेता है, तो किस प्रकार उसका भाई जब मर जाता है। तो उस समय ऐसी धारणाएं चलती थी, लोग मन में डर था कि बिना पूछे प्राकृतिक सब कोई काम कर रहा है तो इसका कोई भयंकर दुष्परिणाम न हो। तो इसी कारण जो लोग हैं जो भी कार्य करते थे, आग जलाते थे तो भगवान अग्निदेव की पूजा कर लिया करते थे, गंगा पानी लेना है तो माँ गंगा को पसंद कर लिया करते थे, जितने भी हवा पानी जितना कुछ करना है, लकड़ी को लेना है तो भगवान वन की पूजा कर लिया करते, जो आज हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या लिखे, और उसकी प्रचंड क्या है, प्रचंडता, हम जैसे बताए प्रचंडता की भयभीत होता था तथा प्रकृति की पूजा करता था। बताए ना प्रचंड से उसकी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे भयभीत हो जाए, और इस प्राकृतिक का पूजा क्या करता था, ठीक है। जैसे वन देवता हो गए, अग्नि देवता हो गए, इस पर न जाने जितने प्रकृति में देवी देवता बनाए गए थे पहले की समय, अभी के पहले की बात हम लोग कर लिया। तो और दूसरा क्या है, इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। निष्क्रिय माने उनके अनुसार चलने वाला, प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढाल लेता था। प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार का प्राकृतिक चाहता था उसी पर मानव को स्वयं ढाल लेता था। आगे देखते हैं, इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा की गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया। अब प्राकृतिक से जो सुविधा मिली उसके अनुसार मानव ने इसको ढाल लिया, ठीक है। मतलब प्राकृतिक से लकड़ी मिली तो मानव ने घर बनाना शुरू कर दिया, प्राकृतिक से हवा मिली या जल मिला उसका कहीं ना कहीं यूज करना शुरुआत कर दिया। सबसे मेन बात है प्राकृतिक से आग मिला, आग की खोज मानव ही सीखी, तो सबसे पहले उन्होंने अग्निदेव की पूजा की, भयंकर स्थिति न प्रकट हो जाए इसके लिए अलग विचार धारणाएं थी, ठीक है। तो इस समस्याओं को पर्यावरण का निश्चयवाद कहा गया। तो मैं समझ में आ गया कि निश्चयवाद क्या है, सबसे पुरानी विधि है, उसके अनुसार बात कर लिया जाए, ठीक है। आज की बात है 2-3 सदी पहले, मैं 2-3 हजार पहले, एक सदी 1000 का आयु होता है, या 100 साल का आयु, माफ करें 100 साल का आयु होता है, ठीक है। उस समय की बात बता रहे, तब से आरंभ हुआ। उससे भी और पुरानी बात करें 16वीं 14वीं 13वीं 12वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो 18वीं शताब्दी से लिखना आरंभ हुआ था मानव भूगोल। क्या लिखा होता है, मानव भूगोल लिखना आरंभ हुआ था। मानव भूगोल जो है ये लिखना प्रारंभ हुआ था। ये जो घटना बता रहे हैं निश्चयवाद, एक कम से कम मान लिया जाए 8वीं 9वीं सदी की हम बात बता रहे हैं, जब मानव का विकास होना धीरे शुरुआत हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उस समय की आप ध्यान के उस समय कल्पना करें तो ऐसा मानव हुआ करते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक का मानवीकरण, क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक का मानवीकरण, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ लिए मानव के प्राकृतिकरण क्या हुआ। अब देखते हैं प्राकृतिक द्वारा मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए क्या है, किसे प्राकृतिक का मानवीकरण, क्या है प्राकृतिक का मानवीकरण, इंग्लिश में देख लेते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचुरल, क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचुरल, ठीक है। तो पहला बात कर ले आखिर है क्या प्राकृतिक का मानवीकरण है क्या। तो मानव का तकनीक प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेना, क्या है, मानव का जो टेक्नोलॉजी है या तकनीक है प्राकृतिक के अनुसार ढाल लेना, प्राकृतिक को अपने अनुसार ढाल लेना। तो इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो क्या हो गया, हमारा पहला हो गया कृषि, खेती करना, उसके बाद नगर हो गया, पुल का निर्माण करना, ये सब क्या है प्राकृतिक है, अपने अनुसार ढाल लेते हैं। उसके बाद महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग करना, ये सब क्या प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य जो अपने उपयोग के लिए उस भी वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। बहुत सारे समुद्र मार्ग के द्वारा जो है आयात निर्यात हमारे देशों से होते रहता है, हमारे देशों से उस विदेश में जाता है, विदेशों से हमारे देश में सामान आया करते हैं। तो महासागरों के समुद्र मार्ग को अपना लिए है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हैं या परीक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक का मानवीकरण में आते हैं। उसका दूसरा देखते हैं, समय के साथ साथ मानव बेहतर तकनीक विकास कर लेता है। समय के साथ साथ क्या है, बहुत से अच्छी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके अनुसार मानव जो है चलना आरंभ कर देता है, ठीक है।
और पर्यावरण के प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। उस पर्यावरण के अनुसार क्या क्या संसाधन चाहिए मानव को, उसी के हिसाब से उसका टेक्नोलॉजी का विकास करता है। चलो आगे देखते हैं। प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है। प्राकृतिक क्या करती है, उसको अवसर प्रदान करती है, उसी से मानव भी उसका टेक्नोलॉजी का विकास करता है और मानव उसका उपयोग करता है। प्राकृतिक अवसर प्रदान करेगी तो ही मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्राकृतिक का मानवीकरण होता जाता है। क्या धीरे धीरे कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी या कोई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, उसका धीरे धीरे मानव यूज करते हुए आगे निकलेगा। ठीक है, ये तो हम बात कर ली मानव का प्राकृतिक का मानवीकरण, प्राकृतिक का मानवीकरण कैसे होता है। आगे हम लोग बात करते हैं संभावनावाद क्या है और नौ निश्चयवाद के संकल्प क्या है। ये दो टॉपिक आपका बच चुका है। चलिए देखते हैं संभावनावाद क्या बात करते हैं। संभावनावाद आखिर है क्या, क्या है संभावनावाद। संभावनावाद है क्या, देखिए इस विचारधारा के अंदर मनुष्य प्रकृति का दास है। दास कहने का मतलब गुलाम है। प्रकृति क्या, मनुष्य गुलाम है, हम सभी जानते हैं। यदि प्राकृतिक से ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी तो मनुष्य भी धाराशायी हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से एक लाठी को छोड़ देने से ध्यान से गिर जाता है, उसी प्रकार से प्राकृतिक हमें ऑक्सीजन देना बंद कर देती है तो हम उसी तरह से लाठी की तरह गिर जाएंगे। ये स्वाभाविक बात है, इसलिए हम प्रकृति के दास है। अधिकतर लोग सोचते हैं मालिक है, बने नहीं, वो 4 दिन का जिंदगी है, कहते हैं कि 4 दिन का जिंदगी है, चलते चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते, क्या पता कौन सी आखिरी पल हो जाएगी। तो यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, सब मालिक सबका एक ही है, ऊपर वाला। उसके अलावा यहाँ किसी की नहीं चलती है। यदि आपको ऑक्सीजन देना बंद कर दे या पानी देना बंद कर देना तो आप ऐसे ही बोलिएगा कि हम इनके नौकर है कि नहीं। तो याद रखिए सब चीज, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने आप में घमंड आपको दिखाई दे रहा है तो चल जाइए शमशान के बाहर, और वहाँ 2 मिनट खड़े रहता है, आपको घमंड जो है अपने पैर नीचे मिलेगा। ठीक है, घमंड कभी मत करना जिंदगी में, बार बता रहे हमारे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो क्या है, अब पूरी तरह से स्वीकार कर दी जाती है, स्वीकृति कर दी जाती है कि हाँ मनुष्य जो है प्रकृति का ही गुलाम है। आइए, इसके अनुसार प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए मानव स्वतंत्र है। आप किसी भी प्राकृतिक चीज को ले सकते हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा है। मानव आज निकाल जमीन खोद कर, तो क्या प्राकृतिक इस पर रोक लगाई है? नहीं ना। तो मानव किसी भी खनिज पदार्थ को प्राकृतिक रोक नहीं लगाती है। मान लिया रोक लगा दिया तो क्या हाल होगा। हम लोग प्राकृति के साथ उतना ही खिलवाड़ कर जितना चाहिए, लेकिन अति से अतिरिक्त अगर हो जाए तो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। आज से मानव यही कर रहा है कि प्राकृतिक से खेल कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रही है। आने वाले देखिए 10 से 15 साल बाद देखिएगा, आने वाले भविष्य में इस ऑक्सीजन की इतना कमी हो जाएगी, मनुष्य को जो ऑक्सीजन के बिना ही जीवित रहना पड़ेगा, मर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो महंगा हो जा रही है। तो पहले इस समय जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे कि बहुआ पेड़ लगाओ, पेड़ लगा तो ही ऑक्सीजन, उसे वन को पूजा किया जाता था। तो पहले विचार हमको लगता है अच्छी थी आज की विचारधारा की तुलना में, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। समय के साथ साथ मानव बेहतर तकनीक का विकास कर लेता है। समय के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी का विकास हो जाता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। पर्यावरण से प्राप्त मान छोटे कण में सोना प्राप्त, उसे सोना का बिस्किट बना दिया, सोना का भंडार बना दिया। तो जो मानव को प्राकृतिक जो प्रदान हो रहा है संसाधन को संभावता बड़ा विकास कर सकता है। आगे क्या लिखा है, उदाहरण के हम लिखते हैं कृषि, खेती करना। क्या खेती करना एक प्राकृतिक का ही देन है। खेती करेंगे, चावल होगा, अनाज होगा, तो ही हम ग्रहण कर पाएंगे, तो ही हम जीवित रह पाएंगे, है कि नहीं। सिर्फ पैसा कमा लेने से, पैसा की नोट पर बैठकर तो क्या पैसा खाएंगे, उसके जीवन जीने के लिए दाल चावल रोटी चाहिए ना चाहिए। तो सब हम लोग खेत में मेहनत करना पड़ेगा। और जो आदमी खेत में मेहनत करता है हम उसे गरीब समझते हैं। अरे वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारतवर्ष में है, यहाँ पर किसान और जवान 2 आदमी को कोई नहीं पूछते बाबू। भारत में किसान और जवान ये 2 ऐसे इंसान हैं जिनको इज्जत ही वैल्यू ही नहीं है, जो कि हमें इनका वैल्यू सबसे अधिक करना है। रात को बॉर्डर पर जवान जागते तो ही आप घर में सो पाते हैं, और दिन को बिना मौसम, न ठंडा, न धूप, न बारिश, न गर्मी देखे बिना अपना किसान जो है अपने खेतों में फसल को सिंचाई करता है, लहलहाता है, तो ही हम लोग अनाज घर पे साल खाते हैं घर बैठे। ऐसे नहीं चलाता है दाना। ठीक है, चलिए आगे में देखते हैं। नगर हो गया, पुलों का निर्माण करना। क्या हो गया, नगर और पुलों का निर्माण करना। इधर क्या प्राकृतिक है, एक पास उस पार जाए नदी के उस पार, तो पुल का निर्माण करना पड़ेगा। प्राकृतिक के अवसर पर प्रदान करती है और मानव के उन उपयोग करता है और मानविक क्रियाओं की घटना छाप चारों ओर नजर आती है। जो मानव अपनी क्रियाएं करे, अपनी जो घटना करिए, या इसकी छाप जो है चारों तरफ नजर आती है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हम तो इसके आगे दे ही देंगे। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस वीडियो आप देखिए, लास्ट टॉपिक बच चुका है इस चैप्टर का। क्या है कि 9 निश्चयवाद संकल्प की व्याख्या कीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग का ज्योग्राफी का चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया कि 9 निश्चयवाद क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो कुछ नहीं, इसके एक विचारधारक थे जिसका नाम था, ये याद कर लीजिएगा, क्या नाम था, ग्रिफिथ। क्या लिखा है, यह विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय है। ये क्या है, कौन विचारधारा किए थे, ग्रिफिथ टेलर ने इसकी विचारधारा की, इसमें 9 विचारधाराएं अपनाए गए थे। ठीक है, आगे क्या है, यह विचारधारा पर्यावरण से निश्चयवाद, क्या है, निश्चयवाद और संभावनावाद दोनों देख लिए थे। निश्चयवाद देख लिया, संभावनावाद देख लिए। यह दोनों के बीच के मार्ग को प्रस्तुत किया गया है। संभावनावाद और निश्चयवाद को दोनों के बीच का जो मार्ग है अपनाया इसे गया होगा। ठीक है, चलिए, यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं के सुलझाने पर बल देता है। माने कि बिना ही पर्यावरण में जो प्राकृतिक में समस्या आई है उसको बगैर समस्या देने के बीच में सुलझाया जाता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्राकृतिक पर पूरी तरह से निर्भर हो सकता है। स्वाभाविक बात है, मनुष्य पूरी तरह से प्राकृतिक रूप
प्रकृति के ऊपर भी निर्भर नहीं हो सकता है और नहीं रह सकता है, और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर भी जी सकता है। ये भी बात है कि प्राकृतिक से स्वतंत्र होकर भी नहीं जी सकते हैं और प्राकृतिक से अलग भी नहीं जी सकते, है ना। उसके अनुसार ही जीना पड़ेगा आपको, प्राकृतिक के अनुसार ही जीना पड़ेगा। आ देखते हैं, प्राकृतिक पर विजय पाने के लिए प्राकृतिक के ही नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति पर विजय पाना है या उसको कुछ अर्जित करना है तो उसी नियम के अनुसार आपको आगे टेक्नोलॉजी लाइफ कुछ भी लाए उसी नियम के अनुसार आपको आगे चलना है। यदि ऐसा नहीं कीजिएगा तो उसे विनाश से बचाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको उससे विनाश ही विनाश मिलेगा। यदि आप उसके नियम को पालन करते हैं तो विनाश से बच सकते हैं, ठीक है। आगे क्या, प्राकृतिक दोनों का प्रयोग चौबीस से इसका भी बैच आरंभ हो जाएगा हमारे इसी चैनल पर, प्रजापति आर्ट्स कोचिंग पर ही इतिहास के बैच है। अभी हम लोग भूगोल देख रहे हैं, ठीक है। होली के बाद 3-4 दिन बाद, होली 25-26 को है, 3-4 दिन बाद हम लोग अब इतिहास के बैच इसी चैनल पर हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे अभी नए आए हैं तो फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ आया, वो भी हमारे कमेंट में जरूर कीजिए कि हाँ सर हमको यहाँ नहीं समझ आया, तो हम कोशिश करेंगे फिर समझाने के लिए। अब कल जो है आपका देखिए हर एक शाम 7 बजे से, कितना, हर एक शाम 7 बजे से 7 बजे जो है PM लिख देते हैं, आपका YouTube चैनल प्रजापति आर्ट्स कोचिंग पर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पर लोग 7 बजे जाकर हमारा वीडियो आराम से देख सकते हैं। और आज आपका चैप्टर पूरा खत्म हुआ और जो है कल हम इसका सब्जेक्टिव डाल देते, क्या सब्जेक्टिव डाल देते, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डाल देंगे, एक नंबर का और भी आसान हो जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो ऐसे हम लोग पीडीएफ आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो इतिहास के बैच हम लोग कंफर्म कर दिए कि 1 अप्रैल से आने वाले हमारे इसी चैनल पर। हाँ, अब जिस बच्चे को साइंस पढ़ना है, बायो पढ़ना है, स्पेशली हम ही खुद बायो पढ़ाते हैं, जिसको बायो पढ़ना है तो हमारे प्रजापति इंस्टीट्यूट पर, दूसरा यूट्यूब चैनल है प्रजापति इंस्टीट्यूट पर जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं प्रजापति इंस्टीट्यूट या प्रजापति इंस्टीट्यूट पर आप जाकर हमारे वहाँ पर साइंस की क्लास कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज के चाहिए तो मेंटेस एरा जो चैनल है इस चैनल पर जाकर हमारी तय कर सकते हैं साइंस की, जो साइंस ले। अगर बच्चे आर्ट्स ले है या बच्चे जो देख रहे हैं आपको समझ में आता है तो यस अंगूठा प्रेस करिए कमेंट में, क्या कीजिए, कुछ नहीं, इस तरह से अंगूठा आता है, इस तरह से एक अंगूठा चाहिए, हमें चाहिए, और अंगूठा दे दिए कालिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ, प्रजापति आर्ट्स कोचिंग के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।